स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में ना ऑफिस में काफी फुसफुसाहट होती है, दफ्तरी राजनीति। कभी सोचा है क्यों कुछ बहुत ही टैलेंटेड लोग करियर में एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं और उतने ही या शायद उनसे भी ज्यादा मेहनती लोग वो पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब अक्सर सिर्फ उनके हुनर या मेहनत में नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। बल्कि इस बात में होता है कि वो ऑफिस की जो अंदरूनी अदृश्य सी पॉलिटिक्स है ना, उसे कितना समझते हैं, कैसे संभालते हैं। हम्म। ऑफिस पॉलिटिक्स सुनते ही कई लोगों के मन में आता है, अरे ये तो गड़बड़ चीज है, पीठ पीछे बातें, चालाकी। हाँ, एक नेगेटिव इमेज तो बन गई है इसकी। बिल्कुल, लगता है कि इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लेकिन देखिए, ये सोचना थोड़ी अधूरी है और मैं कहूंगा कि करियर के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि असल में ऑफिस पॉलिटिक्स हर संगठन का मतलब एक हिस्सा है, अनअवॉइडेबल है। ये है क्या, ये इंसानी रिश्ते हैं, पावर इक्वेशंस हैं, कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है, इसका एक ताना बाना है। सीधे शब्दों में कहें तो भाई फैसले कैसे होते हैं, मौके किसको मिलते हैं, किसकी बात सुनी जाती है, यही सब तो है इसमें। तो इसे अनदेखा करना मतलब जैसे बस लहरों के साथ बहते जाना। बिल्कुल, आप एक पैसिव प्लेयर बन जाते हैं उस गेम में जिसमें आप ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर इसमें महारत हासिल कर ली तो आप ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। वाह। आप स्ट्रैटेजिक प्लेयर बन सकते हैं, गठबंधन बनाना, अपनी बात रखना, ये पक्का करना कि आपके काम को पहचान मिले, रिवॉर्ड मिले। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारा जो सोर्स है, दफ्तरी राजनीति, प्रभाव और तरक्की की कला, उसके जरिए इसकी परतें खोलते हैं। और यहाँ हमारा मकसद कोई चालाकी सिखाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि राजनीतिक रूप से स्मार्ट बनना है, ताकि ऑफिस पॉलिटिक्स चिंता न लगे, बल्कि करियर में आगे बढ़ने का एक नैतिक, एक एथिकल और इफेक्टिव तरीका बन सके। बिल्कुल। और सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि ऑफिस में राजनीति होती ही क्यों है। ये कोई गड़बड़ी नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल कैसे? देखिए, जब भी अलग अलग सोच, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग गोल्स वाले लोग एक साथ आते हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो पॉलिटिक्स अपने आप पैदा हो जाती है। अच्छा, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में ये रिसोर्सेज क्या हुए? जैसे प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन हो गया, बजट हो गया, कोई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट मिल जाना या फिर टॉप लीडरशिप का ध्यान पाना, ये सब लिमिटेड है। जहाँ चीजें कम होंगी वहाँ होड़ तो होगी ही। बिल्कुल। और इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण है। पहला तो ये संसाधनों की कमी। मान लीजिए डायरेक्टर का एक पद खाली है और 3 बहुत काबिल मैनेजर्स हैं। अब सिर्फ काबिलियत से बात नहीं बनेगी। अक्सर जिसका पॉलिटिकल स्किल अच्छा है, जिसका प्रभाव है, वो आगे निकल जाता है। अच्छा। दूसरा, अलग अलग एजेंडा। सेल्स हेड का फोकस होगा रेवेन्यू पर, इंजीनियरिंग हेड सोचेगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में। हाँ, उनकी प्राथमिकताएं तो टकराएंगी ही। बिल्कुल। अब इसको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? बातचीत, नेगोशिएशन, थोड़ा गिव एंड टेक, ये सब पॉलिटिकल स्किल्स ही तो हैं। और शायद इसमें इंसानी स्वभाव का भी रोल है। हम सब जुड़ना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस चाहते हैं। निश्चित रूप से, ये ह्यूमन नेचर है। हम सोशल बीइंग हैं, हम अलायंस बनाते हैं, हम इन्फ्लुएंस चाहते हैं। ये सब ऑफिस में भी रिफ्लेक्ट होता है। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है अनौपचारिक नेटवर्क। एक तो होता है कंपनी का फॉर्मल चार्ट, कौन बॉस है, कौन रिपोर्ट करता है। हाँ, और चार्ट। लेकिन एक इनफॉर्मल मैप भी होता है। असली पावर सेंटर कहाँ है, कौन किसकी सुनता है, इंफॉर्मेशन का असली फ्लो कहाँ से होता है। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो संक्षेप में पॉलिटिक्स से बचना वो मुमकिन नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर बचना मुमकिन नहीं तो फिर इसे समझना ही समझदारी है। और समझने के लिए शायद इसमें जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है, जैसे शतरंज के मोहरे। बिल्कुल सही कहा आपने। माहौल को समझने के लिए इन किरदारों को पहचानना पहला कदम है। कुछ मुख्य किरदारों और उनसे डील करने की स्ट्रैटेजी पर बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे अहम है आपके सहयोगी, एली। ये वो लोग हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आपकी एब्सेंस में भी। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, इनके साथ ईमानदारी से रिश्ते बनाइए। आपसी भरोसा, सहयोग, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। सही। फिर आते हैं द्वारपाल, गेटकीपर। ये कौन होते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब है। अजीब नहीं, पर बहुत महत्वपूर्ण। ये वो लोग हैं जो जरूरी लोगों तक या जरूरी जानकारी तक या रिसोर्सेज तक आपकी पहुंच को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जैसे किसी बड़े अफसर का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या आईटी एडमिन या कोई बहुत अनुभवी प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके पास सारी जानकारी रहती है।
हाँ इनके पास फॉर्मल अथॉरिटी शायद ना हो, हाँ। पर इनका इनफॉर्मल प्रभाव बहुत होता है। इनको कभी कम मत आंकिए, सम्मान दीजिए, उनकी प्रायोरिटीज समझिए। इनसे अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे तो कई दरवाजे खुल सकते हैं। दिलचस्प है। मतलब औपचारिक पद से ज्यादा अनौपचारिक प्रभाव और कौन है? फिर अब प्रभावशाली प्रचारक, इन्फ्लुएंसर, टाउन क्रायर। इनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। ऑफिस की खबरें, गपशप सब इन तक पहुंचती हैं। अच्छा, ऑफिस के खबरची। हाँ, कह सकते हैं। इनकी राय का वजन होता है। इनसे अच्छे रिश्ते रखना फायदेमंद है, लेकिन गॉसिप से बचना चाहिए। आप इनसे कभी कभी अनौपचारिक फीडबैक ले सकते हैं, या कोई पॉजिटिव मैसेज फैलाना हो तो इनकी मदद ले सकते हैं। समझ गए। एक तरह के ऑफिस इन्फ्लुएंसर। और मार्गदर्शक, मेंटोर्स। हाँ, मार्गदर्शक, मेंटोर, ये सीनियर लोग होते हैं, अनुभवी, जो आपके करियर में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, आपको सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, मौके बनाने में मदद करते हैं। इनकी तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल। एक्टिवली ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनकी आप इज्जत करते हैं, जिनसे सीखना चाहते हैं। ये बहुत वैल्यूबल होते हैं। लेकिन कुछ मुश्किल किरदार भी तो होते होंगे जिनकी वजह से पॉलिटिक्स का नाम खराब है। हाँ बिल्कुल, वो है विध्वंसक, मैकियावेली। हाँ। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, हाँ। और अक्सर दूसरों के नुकसान की कीमत पर। जैसे क्या करते हैं ये लोग? ये आपका क्रेडिट चुरा सकते हैं, मीटिंग में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, गलत जानकारी फैला सकते हैं। ओह, इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, इनसे निपटने की स्ट्रैटेजी है सावधान रहें, प्रोफेशनल दूरी बनाए रखें। जो भी जरूरी बातचीत हो, काम हो, उसे ईमेल पर करें ताकि एक रिकॉर्ड रहे। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। हाँ, और उनके गेम में मत उलझिए। पलटकर वैसा ही करने की जरूरत नहीं है। बजाय इसके, दूसरों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाइए। वो आपका डिफेंस बन सकते हैं। ये खतरनाक लोग हैं। और कोई बचा? एक और टाइप है तमाशाबीन, बायस्टैंडर। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स से एकदम दूर भागते हैं, बस अपना काम करते हैं, किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। ये तो सेफ लगता है। पर हमेशा होता नहीं। अक्सर ऐसे लोग ना नज़रअंदाज हो जाते हैं, प्रमोशन रुक जाते हैं, और जब कोई मुश्किल आती है तो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई नेटवर्क नहीं बनाया होता। तो सिर्फ तमाशबीन बने रहना भी ठीक नहीं है? नहीं, करियर ग्रोथ के लिए एक्टिव भागीदारी जरूरी है। तो संक्षेप में, इन किरदारों को पहचानना आपको गेम समझने में मदद करता है। कौन दोस्त है, कौन रुकावट बन सकता है, किसके जरिए आप प्रभाव डाल सकते हैं। किरदारों को समझना तो ठीक है, पर खुद एक प्रभावी खिलाड़ी बनने के लिए क्या चाहिए? आपने कहा था एक्टिव भागीदारी जरूरी है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? शायद खुद को समझने से? सेल्फ अवेयरनेस एंड EQ। देखिए, पॉलिटिक्स आखिर में है क्या? इंसानी भावनाओं, इरादों, रिश्तों को समझना और संभालना। और ये चीज खुद से शुरू होती है। कैसे? मतलब क्या समझें अपने बारे में? सबसे पहले तो अपने लक्ष्य साफ करें। आप करियर में चाहते क्या हैं, आपके वैल्यूज क्या हैं, आपकी नैतिक सीमाएं क्या हैं। ये क्लैरिटी आपको दिशा देगी। आपको पता होगा कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी छोड़ देने में भलाई है। और अपनी भावनाएं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहचानें अपने इमोशनल ट्रिगर्स। किन बातों से, किन लोगों से या किन सिचुएशंस में आप ज्यादा भावुक हो जाते हैं। गुस्सा आता है, डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि गुस्से या हड़बड़ी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। शांत दिमाग रखकर जवाब देना ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल, यहीं पर EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है। EQ को थोड़ा और समझाएंगे? EQ के मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को समझना। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। तीसरा, सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं, उनके नजरिए को समझना। अच्छा। और चौथा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना, दूसरों को प्रभावित करना। ये चारों स्किल्स ऑफिस पॉलिटिक्स में महारत हासिल करने के लिए क्रिटिकल हैं। तो EQ एक तरह से फाउंडेशन हो गया। इसके बाद आता है राजनीतिक पूंजी, पॉलिटिकल कैपिटल। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा बिजनेस जैसा लगता है। हाँ, टर्म वैसा है, पर कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है। राजनीतिक पूंजी मतलब वो भरोसा, वो गुडविल, वो प्रभाव जो आप समय के साथ कमाते हैं। ये एक तरह का आपका रिलेशनल बैंक बैलेंस है। अच्छा, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जब आपको किसी की मदद चाहिए, कोई नया आइडिया पिच करना है या किसी मुश्किल सिचुएशन से निकलना है, तब ये पूंजी काम आती है। और इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, 3 पिलर्स हैं। पहला क्या है? पहला और सबसे जरूरी, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। अपने काम में एक्सीलेंट बनिए,
लगातार अच्छा काम करना आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। ये वो बेस है जिस पर बाकी सब टिकता है। आपका काम ही आपका सबसे बड़ा वकील है। यानी पहला नियम, अपना काम अच्छे से करो। दूसरा है ईमानदारी और विश्वसनीयता, इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। अपनी बात के पक्के रहिए, जो कहें वो करें। अगर कोई वादा किया है तो निभाएं। भरोसेमंद होना विश्वास पैदा करता है, और विश्वास ही रिश्तों और प्रभाव की असली करेंसी है। ठीक है, प्रदर्शन और भरोसा। और तीसरा स्तंभ, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, दृश्यता। मतलब सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, उसे दिखाना भी पड़ेगा। हाँ, लेकिन दिखाने का मतलब शेखी बगारना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है रणनीतिक तरीके से ये सुनिश्चित करना कि आपके अच्छे काम के बारे में सही लोगों को पता चले। जैसे टीम की कोई बड़ी सफलता हुई तो अपने मैनेजर से जरूर शेयर करें। कोई क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट है, उसमें वॉलंटियर करें। कोई प्रेजेंटेशन देने का मौका मिले तो लें। कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व की है तो उसका एक छोटा सा अपडेट अपने बॉस को भेज दें। ये सब विजिबिलिटी बढ़ाने के तरीके हैं। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू कैसे समझेंगे? समझ गई। तो अच्छा काम, भरोसा और सही लोगों तक उसकी पहुंच, ये मिलकर बनाते हैं राजनीतिक पूंजी। अब बात करते हैं नैतिक नेटवर्किंग और गठबंधन निर्माण की। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ पार्टियों में जाना तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असली म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित रिश्ते बनाने के बारे में है। और ये रिश्ते हर लेवल पर बनाने जरूरी हैं। हर लेवल पर मतलब ऊपर अपने सीनियर्स और लीडर्स के साथ, बराबर अपने साथियों कलीग्स के साथ, और नीचे अगर आपकी टीम है तो अपने टीम मेंबर्स के साथ। हर दिशा में मजबूत रिश्ते होने चाहिए। और इसमें शायद ये भी जरूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट या पहल के लिए जो की प्लेयर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें पहचाना जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले ये जरूर सोचें कि इसमें फैसला कौन लेगा, किसका अप्रूवल चाहिए होगा, कौन इसे सपोर्ट कर सकता है और कौन इसका विरोध कर सकता है। ये मैपिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है। आप पहले ही समर्थन जुटा सकते हैं या जो चिंताएं हैं उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पारस्परिकता का सिद्धांत काम आता होगा। मतलब लेन देन नहीं, बल्कि गिव एंड टेक की भावना। बिना हिसाब किताब रखे दूसरों की मदद करें, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें, लोगों को कनेक्ट करें, दूसरों के अच्छे काम को पब्लिकली सराहें। जब आप दूसरों के लिए वैल्यू ऐड करते हैं तो जरूरत पड़ने पर वे भी आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब के रिश्ते नहीं, बल्कि आपसी सहयोग का एक नेटवर्क बनाने का तरीका है। और एक मजबूत एथिकल नेटवर्क आपकी सेफ्टी नेट भी है और आपका लॉन्च पैड भी। ये तो हो गई एक तरह से तैयारी और नींव मजबूत करने की बात। अब कुछ एडवांस्ड मैन्यूवर्स पर आते हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है। पहला है रणनीतिक संचार में महारत, कम्युनिकेशन। जी। इसमें क्या खास है? बहुत कुछ। सबसे पहले तो अपने मैसेज को ऑडियंस के हिसाब से ढालना। आप किससे बात कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, वो किस तरह की भाषा समझते हैं। अच्छा, मतलब फाइनेंस वाले से बात करेंगे तो नंबर्स और आरओआई की बात करेंगे, और इंजीनियर से शायद टेक्निकल डिटेल्स के। बिल्कुल। वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच यहां काम नहीं करता। दूसरा, ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ अपनी बात कहने पर फोकस ना करें, सामने वाले को सुने। इससे आपको बहुत सारी छिपी हुई जानकारी मिलती है और सामने वाले को लगता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं। और एक और बात लिखी थी, कमरे का माहौल पढ़ना, रीड द रूम। ये क्या है, ये कैसे करते हैं? यह है ऑब्जर्वेशन स्किल। लोगों के हाव भाव देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज। कौन तनाव में लग रहा है, कौन आपकी बात से सहमत दिख रहा है, कौन बोर हो रहा है। अगर आपको लगे कि माहौल गर्मा रहा है या कोई असहज है, तो शायद किसी सेंसिटिव मुद्दे पर ग्रुप में बात न करके बाद में अकेले में बात करना बेहतर होगा। सही। और एक बहुत अच्छी तकनीक बताई गई थी, मीटिंग से पहले सहमति बनाना, प्री मीटिंग अलाइनमेंट। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। अगर आप कोई बड़ा या थोड़ा विवादास्पद आइडिया मीटिंग में पेश करने वाले हैं तो सीधे मीटिंग में बम फोड़ने की बजाय पहले ही जो मुख्य लोग हैं उनसे 1-on-1 बात कर लें। हाँ, उनसे अलग अलग मिलें, अपना आइडिया समझाएं, उनके कंसर्न सुनें और कोशिश करें कि मीटिंग से पहले ही उनका सपोर्ट आपको मिल जाए। इससे मीटिंग में अचानक विरोध का सामना नहीं करना पड़ता और आपकी बात के पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। अच्छा, अगला पॉइंट है अपने मैनेजर का प्रबंधन, मैनेजिंग अप।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बॉस को मैनेज करना। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बॉस को कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है अपने बॉस के साथ इस तरह से काम करना कि आप दोनों के लिए और संगठन के लिए बेस्ट नतीजे निकलें। तो करें क्या इसमें? सबसे पहले तो अपने मैनेजर की दुनिया को समझें। उनके गोल्स क्या हैं, उन पर क्या प्रेशर हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, वो किस तरह की जानकारी चाहते हैं। उनकी ज़रूरतें समझना। हाँ, और फिर उनका काम आसान बनाएं। प्रॉब्लम लेकर मत जाइए, कोशिश कीजिए साथ में सॉल्यूशन भी लेकर जाएं। उन्हें ज़रूरत की जानकारी प्रोएक्टिवली देते रहें। उनकी ज़रूरतें पहले से भांपने की कोशिश करें। और अगर किसी बात पर असहमति हो मैनेजर से, तब क्या करें? देखिए, असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे सम्मानपूर्वक और निजी तौर पर व्यक्त करें। कभी भी पब्लिक फोरम में या मीटिंग में अपने बॉस को चैलेंज ना करें। अच्छा। और इसे प्रॉब्लम बताने की तरह नहीं, बल्कि एक बेहतर सॉल्यूशन खोजने के सामूहिक प्रयास के रूप में पेश करें। जब आपका मैनेजर आपको एक भरोसेमंद प्रॉब्लम सॉल्वर साथी के रूप में देखता है, तो वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हैं। सही कहा। और आखिर में एक और मुश्किल एरिया, संघर्ष और कठिन बातचीत का संचालन। ऑफिस है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट से बचा नहीं जा सकता, पर उसे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। पहला रूल, मुद्दों को सीधे और जल्दी एड्रेस करें, उन्हें बढ़ने ना दें। टालने से बात बिगड़ती है। दूसरा, फोकस समस्या पर रखें, व्यक्ति पर नहीं। ब्लेम गेम में ना पड़ें, आपकी गलती है कहने की बजाय इस सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करना भी शायद मदद करता है। जैसे ये कहने की बजाय कि आपने देर कर दी, ये कहना कि मुझे चिंता हुई जब डेडलाइन निकल गई। हाँ बिल्कुल, आई स्टेटमेंट्स कम डिफेंसिव लगते हैं। इससे बातचीत व्यक्तिगत हमले जैसी नहीं लगती। और हमेशा कॉमन ग्राउंड यानी साझा लक्ष्यों की तलाश करें। आपका और सामने वाले का कॉमन गोल क्या है, उस पर फोकस करें। मकसद बहस जीतना नहीं है। नहीं, मकसद है मिलकर एक ऐसा समाधान निकालना जो दोनों के लिए ठीक हो। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन असल में रिश्तों को मजबूत भी कर सकता है। ये सब करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल आता है नैतिकता का। कहाँ पर स्ट्रेटेजिक होना चालाकी बन जाता है? ये महीन रेखा कैसे पहचाने? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और सोर्स इसके लिए कुछ अच्छे टेस्ट बताता है। पहला है पारदर्शिता परीक्षण यानी ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। क्या आप कंफर्टेबल होंगे अगर आपके एक्शन, आपके काम करने का तरीका सबके सामने आ जाए? अगर छिपाने की जरूरत पड़ रही है तो शायद कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। दूसरा है इरादा परीक्षण यानी इंटेंट टेस्ट। आपका प्राइमरी मोटिव क्या है? क्या संगठन का भला करना है या सिर्फ अपना फायदा, चाहे उससे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो? अच्छा, नियत क्या है? हाँ, और तीसरा स्वर्ण नियम गोल्डन रूल टेस्ट। क्या आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए? ये 3 सवाल एक तरह से नैतिक दिशा सूचक का काम कर सकते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी असली पूंजी है। बिल्कुल, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग। गलत तरीकों से, शॉर्टकट से शायद आपको छोटी मोटी जीत मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। लोग आखिर में किसे याद रखते हैं? लोग आखिर में उन पर भरोसा करते हैं जो ईमानदार हैं, काबिल हैं और सहयोगी हैं। प्रतिष्ठा बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन इसे गंवाने में बस एक पल। इसे हमेशा प्रोटेक्ट करें। लेकिन क्या हो अगर सिचुएशन ऐसी हो कि माहौल ही बहुत खराब हो, जिसे विषाक्त वातावरण कहते हैं, जब लगता है कि कोई भी स्किल काम नहीं कर रहा? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। कुछ संगठन इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि वहां टिके रहना ही मुश्किल हो जाता है। इसके कुछ संकेत होते हैं। क्या संकेत? कैसे पहचाने? जैसे हर बात पर ब्लेम गेम चलता हो, गलतियों के लिए बलि का बकरा ढूंढा जाता हो, चापलूसों को ज्यादा तरक्की मिलती हो, काबिल लोगों की अनदेखी होती हो, अनैतिक व्यवहार को अनदेखा किया जाता हो या उसे बढ़ावा मिलता हो, गॉसिप और पीठ पीछे बुराई कम्युनिकेशन का मेन तरीका हो। अगर ऐसा माहौल है तो फिर सबसे रणनीतिक कदम क्या है? देखिए, ऐसे माहौल में आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और आपके लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट सब दांव पर लग जाते हैं। तो सबसे समझदारी का, सबसे स्ट्रैटेजिक कदम ये पहचानना है कि ये खेल आपके खेलने लायक नहीं है, ये आपके खिलाफ रिग्ड है और यहां से बाहर निकलने की योजना बनानी है। छोड़ देना। एक स्वस्थ, पॉजिटिव वर्कप्लेस ढूंढना कोई हार नहीं है। ये अपने करियर और अपनी वेलबींग का बचाव करने का सबसे बड़ा कदम है। ये करियर सेल्फ प्रिजर्वेशन है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ऑफिस पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भागा जा सके या डरा जा सके।
ये तो वर्कप्लेस का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, इसे अनदेखा करेंगे तो आपका करियर दूसरों की मर्जी पर चलेगा। और इससे डरेंगे तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सही कहा। इसे अगर हम मानवीय गतिशीलता को समझने, सच्चे रिश्ते बनाने और नैतिक तरीके से अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की कला के रूप में देखें तो ये खतरे की बजाय एक अवसर बन सकता है। इसके लिए जरूरत है ध्यान से देखने की, ऑब्जर्व करने की, खुद को समझने की, सोच समझकर कम्युनिकेट करने की और सबसे बढ़कर अपनी ईमानदारी, अपनी इंटेग्रिटी पर टिके रहने की। तो एक निष्क्रिय मोहरा बनने की बजाय जो अनदेखी ताकतों से प्रभावित होता रहता है, अब आप एक जानकार, एक रणनीतिक खिलाड़ी बन सकते हैं। नियम सीखिए, प्लेयर्स को समझिए और अपनी एथिकल स्ट्रैटेजी बनाइए। जब आप सकारात्मक राजनीति की इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप न सिर्फ अपना करियर सुरक्षित करते हैं, बल्कि आप सार्थक बदलाव लाने, प्रभाव के साथ लीड करने और एक सफल, संतुष्टिदायक प्रोफेशनल जीवन बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो स्किल्स हमने डिस्कस किए, समझना, नेगोशिएट करना, रिश्ते बनाना, प्रभाव डालना, इनका उपयोग सिर्फ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ही क्यों किया जाए? अच्छा पॉइंट है। क्या इन स्किल्स का उपयोग ऑफिस के कल्चर को, पूरे माहौल को सबके लिए बेहतर बनाने में भी किया जा सकता है? कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा।